हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, इकोनॉमी क्या है और टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है एंड सो ऑन। तो काफ़ी टाइम बाद मैं आपकी ये क्लास ले रही हूँ। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। पहले जो मैंने आपकी क्लासेस ली थी वो मैंने हिंदी मीडियम में ली थी। अब जो मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ वो मैं आपकी इंग्लिश मीडियम में लूँगी। ठीक है बेटा, तो आपको ये समझना है कि इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, कॉन्सेप्ट हमको समझ में आना चाहिए। क्योंकि जो सीबीएसई के बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, एनसीईआरटी जो पढ़ते हैं, हालांकि सभी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन क्या है कि हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश समझने में इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों को हिंदी समझने में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती। सो मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, आई होप आप इसको सपोर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है देखिए, इट इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन एनी इकोनॉमी सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रोड्यूसर ईटीसी। इट टेल्स अस अबाउट इंडिविजुअल यूनिट पर्सन और फर्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है जब हम एनालिसिस करते हैं किसका, इंडिविजुअल कस्टमर का, ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट का, अ पर्सन का और अ फर्म का। ठीक है, जब हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं, वो चाहे कोई कंज्यूमर हो गया, ठीक है, कोई यूनिट हो गई, कोई पर्सन हो गया, कोई फर्म हो गई, कोई भी, तो हम इंडिविजुअलिटी की जब बात करते हैं दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो कॉन्सेप्ट। अब देखिए इकोनॉमी क्या है। इन अ कंट्री वी लिव गिव्स अस लाइवलीहुड इज कॉल्ड इकोनॉमी। जिस देश में, जिस कंट्री में हम रहते हैं वो हमें क्या देती है, लाइवलीहुड देती है, यानी जीने के लिए जो असेंशियल चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, जो भी असेंशियल है हमारे सरवाइव करने के लिए, वो जो हमें मिलती है वो हमें इकोनॉमी से मिलती है। समझ गए बात को। अब देखिए इकोनॉमी कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है एक सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है और एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि हमारे इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों ही इकोनॉमी का मिक्सचर है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जिसको मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। So, it is a economic system in which all materials, means of production are owned and operated by the private with profit motive। यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, ठीक है, और जो मटेरियल्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल हो गया, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए, वे सारे एंटरप्रेन्योर के अपने होते हैं और वो ही उनको ऑपरेट करता है। ठीक है, अब प्राइवेट फर्म का एग्जांपल देख सकते हैं आप। एक कोई प्राइवेट फर्म है, उसका कोई मालिक है, कोई एंटरप्रेन्योर है, उसका कोई कंपनी है, तो होता है ना कि ये सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, शेयर होल्डर्स है, तो वो क्या होते हैं, वो उनकी कंपनी के मालिक होते हैं। तो वो अपने हिसाब से जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको हायर करते हैं, उनको फायर करते हैं, रॉ मटेरियल्स का कहाँ से लेना है, कैसे क्या करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, कि किस स्केल पे करना है, तो ये सारे डिसीजन किसके होते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन के होते हैं, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर के होते हैं, और वो जो चीज़ें होती है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। अब देखिए प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। इट इज़ ए इकोनॉमी ऑल मटीरियल्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। अब प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स क्या होती है,
इकोनॉमी क्या होती है कि गवर्नमेंट के द्वारा सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, ओके, बाय अ सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी। ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर रिगार्डिंग प्रोडक्शन, exchange and distribution, consumption of goods and services are made by the government or by the central planned authority like government sector। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो क्या है, वो प्लान्ड इकोनॉमी है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट के हिसाब से ही वहाँ सारी चीज़ें चलती है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, एक प्राइवेट कंपनी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, और सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आप एक गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमी तो है, अब उसमें प्रॉब्लम्स क्या है ये हमें देखना है। देखिए, एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ विच an economic problem is problem of choice which arises due to scarcity of resources having alternative uses, because we have scarcity of resources but we need more things to satisfy people need। अब इकोनॉमी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज तो कम है, मतलब कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, लेकिन उसको अल्टरनेटिव यूजेस कैसे करने हैं, ठीक है, उसको अल्टरनेटिव यूजेस कैसे करना है, और लोगों के जो नीड है उसको सेटिस्फाइड कैसे करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जबकि जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो काफ़ी कम है ना। तो वो जो रिसोर्सेस कम है उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए कैसे यूज़ किया जाए, वो जो चॉइस है वो इकोनॉमी की प्रॉब्लम कहलाती है। फाइन, नाउ मूव ऑन कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमी प्रॉब्लम की कॉज क्या है, क्या कारण है जिससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। सो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस जो है उनकी स्कैरसिटी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है और डिमांड ज़्यादा है। अनलिमिटेड वांट, लोगों की नीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तीसरा क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूज़, लिमिटेड रिसोर्सेज है लेकिन उसके अल्टरनेटिव यूज़ है, तो हमें ये सोचना पड़ता है कि इसका बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़ क्या हो सकता है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। बेसिक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब सेंट्रल प्रॉब्लम की बात करें कि बेसिक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम आएगी अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो हमारे रिसोर्सेस है उनका अलोकेशन कैसे किया जाए, मतलब कि जो रिसोर्सेस है हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उनको किस प्रकार से बांटा जाए। नाउ सेकेंड पॉइंट इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज अलोकेट हो चुके हैं उनको एफिशिएंटली यूज़ कैसे किया जाए ताकि मैक्सिमम उसका बेनिफिट लिया जा सके और नेचर को नुकसान भी ना हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। जब हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो हमारी जो जनरेशन है उसके लिए भी हमें कुछ रखना पड़ता है, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने रिसोर्सेज यूज़ कर लिए बाद वालों के लिए कुछ नहीं बचा। तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्स ज़रूरी है कि जो रिसोर्सेस हमने यूज़ किया है उसकी ग्रोथ को मेंटेन कैसे रखा जा सकता है। नाउ इन लोकेशन ऑफ रिसोर्सेस वी विल अंडरस्टैंड, जब हम रिसोर्सेस को यूज़ करते हैं तब हम क्या ध्यान रखते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करना कैसे है, और whom टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है ना। तो प्रोड्यूस आप किसके लिए करना चाह रहे हैं, यानी कि हमें प्रोडक्शन किसके लिए करना है और कैसे करना है और उस प्रोडक्शन को कौन यूज़ लेगा। नाउ
वी विल अंडरस्टैंड अबाउट सम की फीचर ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ की फीचर्स दे रखे हैं, वो आपके जो नेक्स्ट चैप्टर्स आप पढ़ेंगे उनमें इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी आप ऐसे नॉर्मली समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ें होती है। पीपीसी कर्व होता है एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि प्रोडक्शन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उसको वो जो कर्व दिखाता है उसको पीपीसी कर्व कहते हैं। एक होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे हम। तीसरा इसमें पॉइंट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि कोई भी जो मतलब कि कोई रिसोर्सेस है उसको किस लेवल तक सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, और एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये सारे डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो बच्चों आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाहती हूँ। तो बने रहिए इस क्लास में, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।